हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम थर्ड अप्रैल का हिंदू एनालिसिस करेंगे। तो इसमें हमने एडिटोरियल और इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी कवर किया है, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स और स्कीम्स है उसको भी हमने कवर किया है। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, और जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको जरूर आप नोट डाउन कर लें अपने सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में, और उसको जरूर रिवीजन के समय आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इस वीडियो को बाद में भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, पहला जो आपका न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, 4 पोल पर्सनल सस्पेंडेड इन आसाम फॉर लिफ्ट इन बीजेपी व्हीकल। तो ये बेसिकली जो आसाम में कल इलेक्शन फेज था 1 अप्रैल को, तो उसको लेकर के है ना कुछ है ना इश्यूज हुए हैं कि वहाँ पे बेसिकली ईवीएम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है, वो जो पोल ऑफिसर से वो ले जा रहे थे, तो वो बेसिकली एक दूसरी गाड़ी में, जिस गाड़ी में ले जा रहे थे वो एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी थी। तो इसको लेकर के ना एक एक्शन लिया इलेक्शन कमीशन ने कि उसको वहाँ पे बेसिकली फिर से चुनाव होगा उस पोलिंग बूथ पे, और उन पोल ऑफिसर्स को बेसिकली सस्पेंड कर दिया गया है। सील जो थी ईवीएम की वो इंटैक्ट पाई गई है, मतलब कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, फिर भी वहाँ पे रिपोल का ऑर्डर दिया गया है। तो बेसिकली आपके लिए जो जानने की जरूरत है, ईवीएम क्या है। ईवीएम आपने बहुत बार सुना होगा, शायद आप जानते भी होंगे, तो फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपका। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है आपका, ये इसमें दो यूनिट होती है, दो मतलब कि आपका सकते हैं डिवाइस होता है। एक कंट्रोल यूनिट कहते हैं एक को, एक बैलेटिंग यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट जो होता है वो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स होते हैं, पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं, आप जब पोलिंग वोटिंग करने जाएंगे तो जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं उनके पास कंट्रोल यूनिट होता है, और बैलेटिंग यूनिट जिसमें आप वोट डालते हैं, वोटिंग कंपार्टमेंट होता है जिसमें कि आप वोट डालते हैं बटन प्रेस करके। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका हो गया कंट्रोल यूनिट हो गया, और ये आपका जो है बैलेट यूनिट हो गया, जहाँ पे आप किसी बटन को दबा करके उसको उसके अगेंस्ट में वोट देते हैं आप। तो ईवीएम जो है बेसिकली एक सिंगल अल्कलाइन बैटरी उसके अंदर रहती है, तो मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी ये चल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जो मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में, खुद मैन्युफैक्चर होता है, ECIL कंपनी है और बेल जो है, ये दोनों कंपनियां जो PSU है ये इसको मैन्युफैक्चर करती है। और इससे वोटर बेसिकली एक बार ही वोट दे सकते हैं, क्योंकि जो बैलेट ये कंट्रोल यूनिट है, ये इसके ऑन होने पर, इनेबल करने पर ही आप वोटिंग दे सकते हैं। तो ये बेसिकली पोलिंग ऑफिसर के ऊपर होती है, ये इनेबल करते हैं इसको, उसके बाद जो लोग जाते हैं अंदर में वोटिंग करने, वो एक बटन प्रेस करके वोटिंग देते हैं। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये वीवीपैट है, इसके बारे में बताया हूँ। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका बेसिकली काइंड ऑफ प्रिंटर डिस्प्ले डिवाइस है, मतलब कि एक डिस्प्ले डिवाइस, जैसे आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, प्रिंट भी होता है अंदर में और डिस्प्ले होता है उसका। इट अलाउज वोटर टू वेरीफाई इफ वोट हैज बीन कास्ट करेक्टली बाय लीविंग अ पेपर ट्रेल। तो आपने जब वोट देते हैं तो आपका वोट सही जगह गया कि नहीं, ऐसा नहीं मशीन में कुछ गड़बड़ हो। तो जो जैसे आप बटन प्रेस करेंगे तो उसके अगेंस्ट का एक पर्ची यहाँ पे निकलेगा कि आपने किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वोट किया है। यहाँ पे एक पेपर स्लिप की तरफ से दिखेगा आपको, पेपर स्लिप जनरेट होगा वोटिंग करने के बाद। इसमें कि सीरियल नंबर होगा, नेम और सिंबल होगा कैंडिडेट का जिसको आपने वोट किया है, ताकि आप वेरीफाई कर पाए कि भाई है ना, हमने जिसको वोट किया उसी को वोट गया है। ये प्रिंटिंग स्लिप जो है 7 सेकंड के लिए विजिबल रहती है स्क्रीन पर, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं। इसके बाद ये अंदर में ही गिर जाती है, मतलब बाहर निकल के नहीं आती है पेपर स्लिप, अंदर में ही ये स्टोर हो जाता है। वीवीपैट क्लास विंडो, पेपर स्लिप ड्रॉप्स इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर ही चला जाता है, वोटर कांट टेक द स्लिप होम। ये बेसिकली वेरीफाई करने के काम में आता है बाद में, जब इलेक्शन काउंटिंग होती है। तो अभी जो मैंडेटेड है कि 5% जो सीट्स है वहां पे आप वीवीपैट को वेरीफाई करने का मैंडेट है अभी, जिसको कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर पार्टीज को 100% करने के लिए कह रही है, ताकि सारे जगह पे हम उसको वेरीफाई कर पाए। तो ये है वीवीपैट और ईवीएम आपने देखा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली एडिटोरियल है आपका, मिसिंग साइंस पिलर इन कोविड रेस्पॉन्स। तो ये जो बेसिकली है, इन्होंने कहा है कि कैसे कोविड रेस्पॉन्स जो हमारा, उसमें साइंस को हमको और जोर देना है, कि साइंस के यूज करके हम कैसे उसको और कम कर सके, रेस्पॉन्स हमारा अच्छा हो सके। तो पहला इन्होंने कहा कि स्प्रेड ऑफ वेरिएंट के बारे में क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट, सर्च इज प्रोबेबली ड्रिवन बाय वेरिएंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल। तो ये हो सकता है कि सर्च जो अभी हो रहा है, सेकंड फेज जो हम देख रहे हैं, सेकंड वेव, ये हो सकता है कि और वेरिएंट के कारण ज्यादा हो, जैसे कि यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है। तो however the expected concomitant decrease in lethality has not yet been documented। तो ये जो लिथलिटी यानी कि जो डेथ रेट उतना नहीं है, तो उसको डॉक्यूमेंट हमने नहीं किया अभी तक कि क्या कारण उसका हो सकता है कि डेथ रेट कम है, अभी केसेस बढ़ रहे हैं, इसको हमें देखने की जरूरत है।
अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि करंट सर्ज जो है वो यंगर एडल्ट्स में ज़्यादा हो रहा है एंड अकम्पेन्ड बाय अनयूजुअल सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जो अलग सिम्टम्स है, जो पहले यूजुअल सिम्टम्स थे उससे अलग सिम्टम्स है। इस कारण से बेसिकली लिथैलिटी भी कम हो रही है और यंगर पॉपुलेशन को ज़्यादा वो अफेक्ट कर रहा है। डायरेक्ट एविडेंस इसका हमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग करके लेने की ज़रूरत है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। पहला इन्होंने ये बताया अपना जो साइंस बेस्ड रिस्पॉन्स के बारे में। दूसरा जो बताया इन्होंने कि हार्ड इम्यूनिटी को लेकर के, जो इंडिया हम सोच रहे हैं कि हार्ड इम्यूनिटी को हम पहुंच गए हैं, तो notion of herd immunity do not fully capture the fact that for largely unknown reasons वायरल ट्रांसमिशन इज साइक्लिकल। तो वायरल ट्रांसमिशन जो है साइक्लिकल होता है। ये हर्ड इम्यूनिटी मतलब हम इसको नहीं देख सकते हैं। दिल्ली के ऑलरेडी 2 पीक्स आ चुके हैं 2020 में। मुंबई की अगर हम बात करें तो करंट वेव जो है वो ज़्यादातर एफ्लुएंट एरिया में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। पहले स्लम्स में था, हमने देखा था धारावी और उस एरिया में ज़्यादा था। तो ये जो है साइक्लिकल है, अलग अलग फेजेज में अलग अलग लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में हमें उसको और रिसर्च करने की जरूरत है। मच ऑफ इन्फेक्शन जो है माइल्ड है विथ लेस ड्यूरेबल इम्यून प्रोटेक्शन देन इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन से कम इम्यून प्रोटेक्शन है, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हमें स्टडी करने की जरूरत है। इंडिया नीड टू इंक्रीज क्वांटिटी। इंडिया को बेसिकली डेटा जो हमें चाहिए ताकि हम उससे रिसर्च कर सके, डेटा को हमें और जनरेट करने की जरूरत है। तो क्वांटिटी, क्वालिटी एंड पब्लिक अवेलेबिलिटी ऑफ एक्चुअल डेटा, इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि अवेलेबल कराए टू गाइड डिसीजन मेकिंग, ताकि डिसीजन मेकिंग सही हो पाए। और थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल मॉडलिंग जो मॉडल्स जो है वो भी अनसर्टेन है काफ़ी, जो हम प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि कोविड वेव कब आएगा, पीक कब होगा, तो ये सब अनसर्टेन है। बेसिकली हमें डेटा की जरूरत है, एक्चुअल डेटा की, ताकि हम ज़्यादा उस पर रिसर्च कर सकें। फर्स्ट, डेटा में क्या क्या इन्होंने बताया पहले, तो पहला था कलेक्शन ऑफ एनोनिमाइज्ड डेमोग्राफिक एंड रिस्क डिटेल। डेमोग्राफिक और रिस्क डिटेल हमें लेने की जरूरत है, जैसे कि किस एज को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, सेक्स कौन सा है उसमें, ट्रैवल उन्होंने किया है कि नहीं किया है, कॉन्टैक्ट फ्रॉम अदर विथ अदर कोविड पेशेंट्स कैसे आया उनका, एग्जिस्टिंग क्रोनिक कंडीशन उनकी क्या है, ऑलरेडी डिजीज है कि नहीं, स्मोकिंग कंडीशन। ये सारा डेटा जो बेसिकली पॉजिटिव केसेस पर हमको कंपाइल करना चाहिए उसको डेटा, ताकि हम उसको और रिसर्च कर सके और पता कर पाए एग्जैक्टली वायरस का कैसा इन्फेक्शन रेट है। सेकेंडली जो है ग्रेटली एक्सपेंडेड सिक्वेंसिंग ऑफ वायरल जीनोम, जैसे यहाँ पे जो कहा है यहाँ पर कि जेनेटिक सिक्वेंसिंग जो हमें और करने की जरूरत है। और वायरस सैंपल्स को हमें, जो वायरल सैंपल्स है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स को सिक्वेंसिंग करने की जरूरत है, ताकि हम पता कर पाए कि क्या उसमें बदलाव आ रहा है, म्यूटेशंस आ रहा है। तीसरा, फार बेटर रिपोर्टिंग ऑफ कोविड डेथ इज नीडेड। तो रिपोर्टिंग जो हो रही है कोविड डेथ की, उसको और अच्छा करने की जरूरत है कि कहाँ पे कितना रिपोर्टिंग हो रही है, बहुत बार नंबर्स मिस हो जाते हैं, उसको हमें देखने की जरूरत है। साथ ही साथ डेथ काउंट बाय एजेस, किस एज का डेथ काउंट हो रहा है, सेक्स फॉर ईच म्यूनिसिपैलिटी, ये हमें जरूरत है ताकि हम और रिसर्च कर पाए। बेसिकली डेटा पे इन्होंने फोकस किया कि ज़्यादा डेटा अवेलेबल होना चाहिए ताकि रिसर्च जो है वो सही हो सके। अ फार लार्जर एंड बेटर सेट ऑफ सीरियल सर्वेज इज रिक्वायर्ड। तो सीरियल सर्वे जो हमने सीरो सर्वे पहले किया था, तो उसको और अच्छे सीरो सर्वेस करने की जरूरत है। फाइनली वी नीड टू अंडरस्टैंड बेटर वाई सम पॉपुलेशन आर नॉट अफेक्टेड। तो कुछ पॉपुलेशन इनफेक्ट उतना नहीं हो रहा है, जैसे थाईलैंड, वियतनाम का इन्होंने एग्जांपल दिया है। साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे पॉपुलेशन है जो इनफेक्ट उतना वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो उसको हमें स्टडी करने की जरूरत है, ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पर, तो क्या कारण है वहाँ पे, जेनेटिक डिजीज कारण है क्या, वहाँ पे कुछ वैक्सीनेशन का कारण है, उसको हमें देखने की जरूरत है ताकि हम वो रिस्पॉन्स यहाँ पर कर सके, वायरस को अच्छे से समझ सके। Widespread existing immunity, perhaps from direct exposure to bad coronavirus might be one explanation। तो ये इन्होंने वन एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे कम केसेस के लिए। तो हमें इस चीज़ों को स्टडी करेंगे तभी हम पता कर पाएंगे वायरस से हम कैसे लड़ सकते हैं। इंडिया के उसके वैक्सीनेशन को उन्होंने बताया कि चिली में जैसे कि वहाँ पर एटलीस्ट एक डोजेस जो है आधे पॉपुलेशन को दिया जा चुका है, तो हमको यहाँ पे सीखने की जरूरत है कि हम ज़्यादा ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि एफ्लुएंट और कनेक्टेड एलिट्स, अर्बन एलिट्स को तो मिल रहा है वैक्सीनेशन, लेकिन पुअर और लेस एजुकेटेड इंडियंस को हमें छोड़ना नहीं है पीछे, उनको भी हमें वैक्सीन कराने की जरूरत है। गवर्नमेंट को इसको फोकस करने की जरूरत है कि पुअर एडल्ट को भी हम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कराएं। फॉलो अप स्टडीज एमंग द वैक्सीनेटेड कैन स्टेबलिश द ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन। तो उसके बाद जो जिनको वैक्सीनेट किया गया है उसका फॉलो अप स्टडीज लेने की जरूरत है कि उनको रेस्पॉन्स कैसा रहा, क्या उनको वायरस फिर से हुआ है कि नहीं, कोरोना वायरस, उसके अलावा उनके हेल्थ रेस्पॉन्स कैसा रहा, तो उसको हम स्टडी करने की जरूरत है ताकि हम और ज़्यादा उस पर उसका ड्यूरेबिलिटी जो वैक्सीन का स्टडी कर सके, उसको देख सके। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अलग सजेशन दिया है कि एडल्ट वैक्सीनेशन प्लान लाने की हमें जरूरत है, जो सिर्फ कोविड के लिए नहीं, आगे के समय के लिए भी हम, जैसे कि पर ईयर वैक्सीन फॉर 1 बिलियन एडल्ट्स, एडल्ट्स के लिए हम 1 बिलियन एडल्ट्स को वैक्सीनेट करा सके
जिससे कि हम 2 लाख लाइफ जो तकरीबन बचा पाएंगे, जो टारगेटेड हर साल हमें डिजीज देखने को मिल रहा है, इन्फ्लुएंजा बेसिकली। तो एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन कराने की जरूरत है हमें, ये इनका सजेशन है कि एनुअली जो है आप फ्लू वैक्सीनेशन कराएं एडल्ट्स को, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक्स। तो ऐसा ऐसे जो कोरोना के लिए नहीं, स्पेशली जो इन्फ्लुएंजा अलग पेंडेमिक्स होता है उससे हम बच सकते हैं अगर हम एनुअल वैक्सीनेशन प्लान, जो भी चाइल्ड वैक्सीनेशन प्लान है उसमें हम एडल्ट वैक्सीनेशन प्लान भी स्टार्ट कर सके। तो कोविड इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा को भी हम कम कर सकते हैं अगर हम नॉर्मल एडल्ट वैक्सीनेशन प्लान गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, तो जिसमें हर साल तकरीबन 1 बिलियन एडल्ट्स को हम वैक्सीनेट कराएं इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में। उसके अलावा इन्होंने कहा कि लॉकडाउन जो है वो केयरफुली कंसीडर करना चाहिए। लॉकडाउन फुल नेशन लॉकडाउन सही स्टेप नहीं होगा, क्योंकि पुअर और स्टंट एजुकेशन ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन, इसको भी ये इफेक्ट करेगा। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि डेटा को हमें जरूरत है ध्यान देने की, डेटा और अच्छी करने की जरूरत है। इसके अलावा वैक्सीनेशन पे इन्होंने बोला है कि वैक्सीनेट हमें पुअर और जो अनएजुकेटेड एडल्ट्स हैं उसको हमें और जल्दी वैक्सीनेट कराने की जरूरत है। इसके अलावा एक अलग इन्होंने सजेशन दिया है कि हम जो है एडल्ट वैक्सीनेशन प्लान स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर कि हम एडल्ट्स को वैक्सीनेट कराएं, ताकि वो आगे आने वाली बीमारियां जो है, नॉर्मल जो इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत बार फैलता है, ये कोविड जैसी बीमारियां हैं, जूनोटिक डिजीजेज जैसी जो हर साल अभी हम हर 2-3 साल 4 साल 10 साल में हम देखने को मिल रहा है हमको, तो इनसे हम बच सकते हैं। ये बेसिकली उन्होंने बताया है। तो हेल्थ रेस्पॉन्स में जीएस पेपर 2 में आप इन चीजों को हेल्थ में आंसर में आप लिख सकते हैं सजेशंस को। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है एडिटोरियल इन जिनीवा फेस ऑफ आउटरेज वर्सेस होप। तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट काउंसिल का जो अभी श्रीलंका को लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ उसको लेकर कुछ बताया है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है इसके बारे में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया ये काउंसिल होती क्या है, इसका क्या है ना रोल है, और इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं। तो इसको आप जरूर देखें। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन नीचे में जो आपका रहेगा उसमें मैं दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रूडेंस प्रिवेल्स। ये बेसिकली जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए जो गवर्नमेंट ने अभी इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो था, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है उसको सेम रखा है, टारगेट को सेम रखा जो पहले 5 साल का था आपका। जो पिछले 5 साल में हमने देखा कि 4% ±2%, यानी कि 2% से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखा जाना है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो टारगेट है अगले 5 सालों के लिए, जो कि खत्म होगा आपका मार्च, अभी 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, और मार्च 31 2026 तक ये रहेगा ये टारगेट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, और बेसिकली ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ये क्या है इसको, और इन्फ्लेशन जो है रेट WPI हो गया, इन्फ्लेशन अदर रेट जो है उसको मैंने डिटेल में एक वीडियो मेरा है जिसको मैं यहाँ कार्ड में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और इकोनॉमी की और वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, और लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा उसको क्लिक करके आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हिंदी में डिटेल में बताया गया है, और इन्फ्लेशन क्या है, WPI CPI के बीच में क्या डिफरेंसेज है उसको भी मैंने बताया डिटेल में, उसको आप देख सकते हैं वीडियो को, ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इसका। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आपका है बेटर लेट। ये बेसिकली जो कल रजनीकांत जी को है ना एक ना दादा साहब फाल्के अवार्ड देने का अनाउंसमेंट हुआ है, उसको लेकर उन्होंने बोला है कि ये अभी क्योंकि वहाँ असेंबली इलेक्शन तमिलनाडु में, तो इसको ज़्यादातर लेट किया जाना चाहिए था, टाइमिंग ऑफ अनाउंसमेंट जो है वो सही नहीं है। उसी के ऊपर बताया इन्होंने, रजनीकांत जी के ऊपर बताया है, तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स क्या है और है ना दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या है, इसको मैंने कल कवर किया है अपने हिंदू एनालिसिस में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप उस पार्ट को, वीडियो के पूरा पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, उस जो पार्ट है उसको आप जरूर देखें कि फिल्म फेयर अवार्ड्स क्या है, और ये आपका जो दादा साहब फाल्के अवार्ड्स क्या है एग्जैक्टली, दादा साहब फाल्के कौन थे, ताकि आपको प्रीलिम्स में और मेंस में जो आप उसको आंसर कर पाए। नेक्स्ट आपका है डिस्क्वाइट ओवर पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस। ये गवर्नमेंट ने कल नोटिफाई किया बेसिकली, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021 अनाउंस ऑन वेंसडे को अनाउंस किया गया था। ये क्या है, रेयर डिजीज को लेकर के गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, पहले 2017 में एक पॉलिसी थी, उसको उन्होंने मॉडिफाई किया है 2017 के बाद। तो इसमें जो क्या किया है बेसिकली, स्पेसिफाइड इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट सपोर्ट को इंक्रीज किया गया है फॉर ट्रीटिंग पेशेंट विद रेयर डिजीज फ्रॉम 15 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। दिस डजेंट रिफ्लेक्ट एक्चुअल कॉस्ट, बट इन्होंने कहा है, क्रिटिसाइज किया कि एक्चुअल कॉस्ट इससे ज्यादा होता है बहुत बार। उसके अलावा नो सपोर्ट टू पेशेंट अवेटिंग ट्रीटमेंट। तो जो इस पॉलिसी, जो इसके पहले जो था पॉलिसी 2017 के बाद जो पॉलिसी नहीं आई, तो इसमें जो पेशेंट अवेट कर रहे थे कि उनको
जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिला क्योंकि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी उस समय, तो उनके लिए कुछ नहीं कहा गया है कि उनको भी कुछ पैसा मिलेगा इस जो पीरियड में जो पेशेंट गैप जो पीरियड रह गया, तो उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये एक इन्होंने क्रिटिसाइज किया इसमें। इसके अलावा यहाँ पे तीन ग्रुप के कंडीशन होते हैं रेयर डिजीज की अगर बात करें, ग्रुप 1, 2 और 3। तो ग्रुप 3 के लिए बेसिकली ज्यादा कॉस्ट पड़ता है, उनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा ज्यादातर, क्योंकि ये जो लिमिट है कॉस्ट का ये काफी कम है अगर हम बात करें ग्रुप 3 डिजीजेज लोगों की, ग्रुप 3 डिसऑर्डर जिनको है, जिनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में इन्होंने बेसिकली नहीं बताया है। तो रेयर डिजीजेस क्या होता है इसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। तो रेयर डिजीज बेसिकली क्या हो, डिफाइन एज हेल्थ कंडीशन ऑफ लो प्रिवेलेंस, कम लोगों में है, कुछ लोगों को ही होता है ये, इन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, कुछ लोगों को ही होता है। बाकी अगर डिजीजेस को हम देखें जो नॉर्मल कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है उसके मुकाबले कम लोगों को ये इफेक्ट करता है। और मैनी केसेज ऑफ रेयर डिजीजेस में बी सीरियस, क्रॉनिक एंड लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन ये जो डिजीजेज होती है बहुत सारे रेयर डिजीजेज जनरली जो है सीरियस डिजीज होती है और लाइफ थ्रेटनिंग होती है। मेजोरिटी ऑफ रेयर डिजीज जो होता है वो जेनेटिक माना जाता है क्योंकि जीन से आया आपको, और लेकिन बहुत सारी जो है नॉन इनहेरिटेड भी होता है, जैसे कि आपका रेयर कैंसर्स हो गया, कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं तो वो नॉन इनहेरिटेड भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है जेनेटिक डिजीजेज माना जाता है, जेनेटिक कैटेगरी में आती है। इसका कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिफिनेशन नहीं है। कुछ कंट्री मानती है कि हमारा 1% पॉपुलेशन अफेक्ट हो रहा है या 1 in 1000 हो रहा है, कुछ कंट्रीज में 1 in 1 लाख हो गया, तो उस हिसाब से है उनको वो रेयर डिजीज में उन्होंने कैटेगरी में रखा है। तो कोई एक सिंगल डिफिनेशन नहीं है ग्लोबली कि रेयर डिजीज किसको कहा जाएगा। ये जो नेशनल पॉलिसी अभी आई है इसके बारे में थोड़ा आप जान लें। इसमें बेसिकली कुछ 450 अराउंड 450 जो है रेयर डिजीज को रखा गया है, लिस्ट बनाया गया है इसमें। इसके लिए बेसिकली एक पेशेंट रजिस्ट्री बनाई जाएगी आईसीएमआर के अंतर्गत। उसके अलावा 3 कैटेगरीज ऑफ रेयर डिजीज जैसे हमने कहा, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए हो गया आपका रिक्वायरिंग 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें 1 टाइम ट्रीटमेंट चाहिए वैसी डिजीजेस। दूसरा ग्रुप ए हो गया जिसमें डिजीज रिक्वायर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए होता है लेकिन कॉस्ट जो है वो कम है, तो वो भी क्योर हो जाएगा इस पॉलिसी से। लेकिन तीसरा जो ग्रुप है जिसके बारे में कहा गया था इसमें, जिसमें लॉन्ग टर्म बेसिकली लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट उसमें चाहिए होता है, जब तक वो रहते हैं जनरली लाइफ लॉन्ग वो ट्रीटमेंट होता रहता है और कॉस्ट भी काफी हाई रहता है उसमें। तो ये ग्रुप सी हो गया जिसके बारे में कहा गया था कि वो उसके लिए यहाँ पे सोचा नहीं गया, इस पॉलिसी में कॉस्ट जो रखा गया है वो उस कॉस्ट से इनका ट्रीटमेंट मुश्किल है। 15 लाख का असिस्टेंट दिया जाएगा पेशेंट्स को फॉर 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट के लिए अंडर राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के अंतर्गत। इस स्कीम के अंदर 15 लाख ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके अलावा 20 लाख का आपका हाई कॉस्ट के लिए है। सर्टेन डिजीजेस जो कि जैसे कि ये आपका है, फॉर विच एनुअल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस में वेरी फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़, जिसके लिए ट्रीटमेंट ज्यादा हो जाता है, उस वैसी डिजीज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो सेटअप किया जाएगा, जिससे कि आप डोनेशन रेज कर सकते हैं और कॉर्पोरेट फंडिंग रेज कर सकते हैं उस लोग जो है, ताकि उसका पैसा आ सके और उसको इलाज किया जा सके जिन लोग जिनके पास पैसा नहीं है। तो ये इसके लिए रखा गया है, और बाकी के लिए 15 लाख रुपए जो बेसिकली गवर्नमेंट ने रखा है राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम। लेकिन ये पॉलिसी है, इसको इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेट के साथ करना है, स्टेट देखेगी कि उन्हें कितना ग्रांट मिलता है सेंटर से, उसके अलावा हमको कितना लगाना है। तो ये बेसिकली एक पॉलिसी डायरेक्टिव है, ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेट्स को करना है बेसिकली। नेक्स्ट आपका जो है इमिशन रूल्स, कोल फायर्ड यूनिट गेट 3 मोर ईयर्स। तो ये बेसिकली जो है कोल फायर्ड जो है ना एक रूल था आपका, गाइडलाइन जो डेडलाइन जो थी 2017 की, उसको एक्सटेंड किया गया बाद में, और भी इसको एक्सटेंड करके 2025 कर दिया गया है। वो गाइडलाइन कहती है कि थर्मल पावर प्लांट्स को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो है ये यूनिट इंस्टॉल करना था, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन जो है कम किया जा सके। तो इसको बढ़ा दिया गया बेसिकली डेडलाइन को थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। तो ये यूनिट क्या है, ये बेसिकली रिमूव करता है सल्फर डाइऑक्साइड को, इसीलिए इसको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कहते हैं, जैसे कि नाम से समझ सकते हैं आप, डीसल्फराइजेशन। ये जो बेसिकली गैसियस पॉल्यूटेंट जो SO2 को है, वो एग्जॉस्ट जो होता है आपका बाहर निकलता धुआं, उससे हटा देता है, रिमूव कर देता है इन फर्नेस, बॉयलर्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन बेसिकली बहुत पूछा जाता है प्रीलिम्स में, इसका क्या इफेक्ट है, क्या सोर्सेज है। तो सोर्सेज की अगर बात करें SO2 का, तो ज्यादा सबसे बड़ा सोर्स जो है आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे यहाँ पे आपका कोल होता है थर्मल पावर प्लांट में, फॉसिल फ्यूल को जब बर्न करते हैं सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स जो है यही है आपका SO2 का।
SO2 इमिशंस का प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब उसका इफेक्ट क्या होता है अगर हम देखें तो हाई कंसंट्रेशन अगर होगा SO2 का एयर में तो इससे जो है अदर सल्फर ऑक्साइड्स जो फॉर्म हो सकते हैं, और ये सल्फर ऑक्साइड जो है बाकी जो कंपाउंड्स एयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके स्मॉल पार्टिकल्स जो है PM मैटर, जो पार्टिकुलेट मैटर वो फॉर्म करते हैं। पार्टिकुलर मैटर जैसे कि आपका PM2.5 हो गया, PM10 हो गया, तो ये सब बेसिकली फॉर्म करते हैं, जिससे कि हम इसका इफेक्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि लंग्स को इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज को इफेक्ट करता है। इसके अलावा स्मोक हो सकता है, आपका विजिबिलिटी कम हो सकती है। तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम है आपका PM मैटर्स, पार्टिकुलेट मैटर के कारण। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की बात करें हम SO2 का, तो है ना वो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी हम देखने को मिलती है लोगों में। तो ये इनका इसका इफेक्ट है और ये कॉज है आपका। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट सेट टू गेन इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस। तो ये बेसिकली जो है यूनाइटेड नेशंस ने 2023 जो नेक्स्ट ईयर है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। तो ये बहुत प्रीलिम्स में ऐसे टर्म्स को लेकर के सवाल पूछा जाता है, मिलेट्स को लेकर के पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अभी न्यूज में है। तो इसके बारे में एक इंटरव्यू किया गया है यहाँ पर साउदर्न हेल्थ फूड्स एक कंपनी है उसके ना CEO से। इसके बारे में आपको मिलेट्स के बारे में जानने की जरूरत है। तो मिलेट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया, नाइजीरिया और चाइना जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, तकरीबन 55% प्रोडक्शन जो इन्हीं 3 देशों से आता है। इंडिया में बेसिकली पर्ल मिलेट्स जो है सबसे ज्यादा ग्रो होता है, 4th मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड क्रॉप अगर राइस, व्हीट और मेज के बाद में। मिलेट्स का फायदा इन्होंने बताया है कि जैसे बहुत कम पानी चाहिए होता है उसको ग्रो करने के लिए, मतलब आपको इरिगेशन फैसिलिटी की उतनी जरूरत नहीं है। जहाँ पे इरिगेशन नहीं भी है वहां भी आप कर सकते हैं इसको। जहाँ रेन फेड क्रॉपिंग है वहां भी आप कर सकते हैं इसको। अवेयरनेस जो भी बहुत कम है, इसी कारण से बहुत लोग यहाँ पे ग्रो, इंडिया में जो कल्टीवेशन है मिलेट्स का वो कम है, और इसीलिए कम लोग, कंपनियां और जो है ना लोग हैं इसको ग्रो कर रहे हैं। इसके इन्होंने फायदा कुछ बताया है कि जैसे कि मिलेट्स बीइंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विथ लो GI ग्लाइकेमिक इंडेक्स, तो ये बेसिकली डायबिटीज और बाकी डिजीजेज में काफी हेल्पफुल है। इसको मैं डिटेल में बताया भी मिलेट्स क्या है बेसिकली। तो एक कलेक्टिव टर्म है जो कि स्मॉल सीडेड एनुअल ग्रासेस जो है उसको रेफर किया जाता है, जिसको कि हम एज ए ग्रेन क्रॉप की तरह हम उगाते हैं। जनरली ऐसे हमने देखा कि मार्जिनल लैंड से इसको किया जाता है, क्योंकि इसके लिए इसको इरिगेशन की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं है। तो अब मार्जिनल जो लैंड है जिसमें कोई ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं है वहां पे इसको आप ग्रो कर सकते हैं, ड्राई एरिया में, क्योंकि इसको पानी ज्यादा नहीं चाहिए, इन टेम्परेट सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो कॉमन मिलेट जो इंडिया में ग्रो होता है, उगाया जाता है, क्रॉप कल्टीवेशन होता है, रागी है जिसे फिंगर मिलेट कहते हैं, ज्वार हो गया, सोरगम भी जिसे कहते हैं, सामा, लिटिल मिलेट, बाजरा, पर्ल मिलेट और वरीगा, पोर्सो मिलेट। तो ये बेसिकली जो मिलेट की वैरायटी है जो इंडिया में ज़्यादातर उगाई जाती है। एडवांटेज की बात करें मिलेट क्रॉप की, तो जैसे हमने ऑलरेडी कुछ देखा इंटरव्यू में, तो ये रेजिस्टेंस है क्लाइमेटिक स्ट्रेस से, मतलब कि क्लाइमेटिक बेस्ड जो डिजीज होता है, पेस्ट आ जाते हैं, उससे ये रेजिस्टेंट है, मतलब इफेक्ट नहीं होता ज़्यादातर पेस्ट या डिजीजेज, वैसी जो क्लाइमेटिक डिजीजेज हैं। ये हम ड्राई, इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, लो फर्टाइल लैंड्स पे, मार्जिनल लैंड्स पे भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से फर्टाइल लैंड की जरूरत नहीं है। तो जिसके पास फर्टाइल लैंड नहीं है, फार्मर्स के पास छोटी जमीन है, वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं आप। माउंटेनियस, ट्राइबल, रेनफेड एरिया में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज इसका है आपका। वाटर, इसको ज़्यादा पानी या इनपुट या फर्टिलाइजर या आपको कह सकते हैं केमिकल्स नहीं चाहिए, तो इसमें कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा इसका जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है, जो मतलब कि उनका न्यूट्रिशंस है, ये काफ़ी अच्छा है। डाइटरी फाइबर काफ़ी इसमें है। न्यूट्री सीरियल्स आर पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे न्यूट्रिएंट इसमें आयरन होते हैं, फॉलेट है, कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कॉपर है, विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो ये काफ़ी मतलब कि न्यूट्रिशियस क्रॉप है, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं अपने डेली डाइटरी फाइबर्स में, डाइटरी रूटीन में। तो एक तो इसका कॉस्ट कम है, और इसका जो प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव जो पॉइंट है इसका, न्यूट्रिएंट्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए इसको जो इंटरनेशनल प्रमोशन दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू एडिटोरियल। आपको अच्छा लगा जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे, और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें इस चैनल को, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं आप, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप मुझे सोशल मीडिया चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इस जो वीडियो हमने देखा अभी, इसका PDF जो है आप इस टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, और मुझे आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।